तो स्वागत है दोस्तों टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और नॉवल वीडियो में। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि ये नॉवल एपिसोड है तो बीच बीच में मैं कुछ इमेज को उपयोग करूंगा ताकि वीडियो आपको पूरा समझ आ जाए। तो जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, छिनमू और सारे स्कॉलर्स नेशनल मास्टर के साथ साउथ बॉर्डर की ओर जा रहे थे और नेशनल मास्टर ने अपने डाउ फ्रेंड के बारे में बताया था। अब नॉवल में आगे किन्मू सॉक्ड रह गया और उसे समझ नहीं आया कि यह दांव फ्रेंड कौन था। हालांकि नेशनल मास्टर द्वारा अपनी चिंता प्रकट करने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि उसे किसी भी क्षण चुप करा दिया जा सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल मास्टर को मानो उनके मन की बात समझ आ गई थी और उन्होंने आराम से कहा, मेरे मन में बस कुछ भावनाएं थीं जो मैंने आपसे साझा की। आप अच्छे लिसनर हैं। अगर ड्यूक वेई इतना बकबक करने वाला होता तो मैं इतना कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, वरना कल पूरे इंपीरियल कोर्ट को पता चल जाता। ड्यूक वेई, वेई योंग ड्यूक वेई के फैमिली से ही लगता है। किन्मू ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। ड्यूक वेई, एक फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल भी इतने बकबक करने वाले थे। वेई योंग की बातूनीपन तो पहले से ही बहुत सिरदर्द थी, तो क्या उन्होंने यह आदत अपने फैमिली से ही सीखी थी? नेशनल मास्टर ने कहा, इसके अलावा भले ही आप 6th रैंकिंग के इंपीरियल एकेडमिशियन हैं और एक ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, आप इंपीरियल कोर्ट का हिस्सा नहीं हैं। आपसे बात करना बहुत सुरक्षित है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अहम बात यह है कि कोई भी उस डेविल कल्ट के मास्टर की बातों पर विश्वास नहीं करेगा जो हेवनली डेविल कल्ट का मास्टर कहता है। किन्मू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हालांकि हेवनली डेविल कल्ट की आम लोगों के बीच अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन इंपीरियल कोर्ट और मार्शल वर्ल्ड की नजर में उनकी रेपुटेशन खराब थी। वे कुछ जनरल्स उनके करीब आए और उनमें से एक ने झुककर कहा, नेशनल मास्टर, हेवन वेव सिटी को पहले ही शांत कर दिया गया है। नेशनल मास्टर ने सिर हिलाया और कुछ जनरल्स ने किन्मू की ओर हैरानी भरे एक्सप्रेशन से देखा। किन्मू मुस्कुराए और उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया। यह हमारे डायनेस्टी के फर्स्ट इंपीरियल एकेडमिशियन हैं, नेशनल मास्टर ने कहा। इंपीरियल एकेडमिशियन किन्मू। इन कुछ जनरल्स ने किन्मू को ईमानदार और प्रभावशाली पाया। हालांकि वह यंग थे, फिर भी उन्होंने लोगों को भरोसेमंद होने का एहसास दिलाया। वे यह कहने से खुद को रोक नहीं पाए, एकेडमिशियन चिन वास्तव में यंग होते हुए भी परिपक्व हैं, जैसा कि फर्स्ट इंपीरियल एकेडमिशियन से उम्मीद की जाती है, एक एरुडाइट व्यक्ति। किन्मू ने ग्रीट किया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है। नेशनल मास्टर ने मुड़कर दक्षिण की ओर देखा। यह बैटल तो उन्हें हमारी क्षमताओं का बस एक छोटा सा अंदाजा दे रही है। इसके बाद वाली बैटल ही असली निर्णायक होगी। हाँ हाँ, कुछ जनरलों के मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और वे तुरंत आगे बढ़े। नेशनल मास्टर, आपको इंजर्स लगी है। नेशनल मास्टर ने हाथ हिलाए और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने संभलकर कहा, अभी उस डेविल गॉड को मारते समय शायद मुझे झटका लगा हो, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। रेबल आर्मी दक्षिण में तैनात है और मैं उन्हें 2 चॉइस देने की तैयारी कर रहा हूँ। पिलर ऑफ स्टेट, स्क्वायर फेस वाले एक जनरल ने झुककर कहा, जी हाँ इंपीरियल मास्टर, दक्षिण की ओर जाओ और वहां के विद्रोहियों को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। मैं उन्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। नेशनल मास्टर ने कोल्ड एक्सप्रेशन से सदर्न बॉर्डर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, फर्स्ट चॉइस यह है कि मैं हजारों सोल्जर्स और घुड़सवारों को लेकर आऊंगा और उन्हें कुचल दूंगा। उनके सेक्ट्स, उनके कल्ट्स, उनके पूरे फैमिलीज का सफाया कर दूंगा। यही इंपीरियल कोर्ट का रूल है। रेबल्स का यही हाल होगा। पिलर ऑफ स्टेट, जनरल हे शाओपिंग ने केयरफुली सुना और नेशनल मास्टर ने आगे कहा, सेकंड चॉइस मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करना है। मैं इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल्स को बुलाकर एक एरिया निर्धारित करवाऊंगा और वे सभी मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के अनुसार हमें चुनौती देने के लिए वहां जाएंगे। यदि उनमें एबिलिटी है तो वे हमें किल कर सकते हैं या हम उन्हें किल कर देंगे। उनके पास चुनने के लिए 2 चॉइसेस हैं। पिलर ऑफ स्टेट जनरल हे शाओपिंग ने झिझकते हुए कहा, इंपीरियल मास्टर, मुझे डर है कि मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के अनुसार चलना थोड़ा उचित होगा, है ना? नेशनल मास्टर ने कहा, इंपीरियल कोर्ट में एक ऑफिशियल के रूप में प्रवेश करने से पहले मैं भी मार्शल वर्ल्ड से था, तो इसमें अनुचित क्या है? क्या यह बात पिलर ऑफ स्टेट जनरल के लिए भी समान नहीं है? आप भी मार्शल वर्ल्ड से इंपीरियल कोर्ट में आए हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? पिलर ऑफ स्टेट जनरल ने पुष्टि करते हुए कहा, मैं अभी सदर्न बॉर्डर की ओर प्रस्थान करूंगा। हालांकि अब जबकि नेशनल मास्टर स्वस्थ हो रहे हैं, यदि वे मार्शल वर्ल्ड के रूल्स का पालन करना चुनते हैं तो मुझे डर है
कि नेशनल मास्टर को पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। नेशनल मास्टर ने हाथ हिलाया और पिलर ऑफ स्टेट ही की ओर से चले गए। पिलर ऑफ स्टेट, जनरल वेई। जी हाँ, नेशनल मास्टर। सोल्जर्स और घुड़सवारों को रिवर पार करने के लिए भेजो, पंखे के आकार में फैलते हुए। ईस्ट साइड ईस्ट सी तक जाएगा, वेस्ट साइड ग्रेट रूइंस तक जाएगा, हॉरिजॉन्टली से आगे बढ़ते हुए। हम लेक्स को क्रॉस करते हुए लेक्स को सप्रेस कर देंगे, रिवर्स को क्रॉस करते हुए रिवर्स को सप्रेस देंगे, सिटीज को क्रॉस करते हुए सिटीज को नष्ट कर देंगे। साउथ की ओर आगे बढ़ो। नेशनल मास्टर ने भावहीनता से कहा, हमें इन रेबल्स को प्रेशर का एहसास कराना होगा। वेई वेंजू को नेशनल मास्टर का आदेश प्राप्त हुआ। ड्यूक वेई। जी हाँ, नेशनल मास्टर। ड्यूक कल्टीवेशन में पावरफुल और सेना नेतृत्व में निपुण हैं। आप सेना को सीधे सदर्न बॉर्डर के दाक्सियांग की ओर ले जाएंगे। सेना के ग्रैंड जनरल और चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड जनरल, आप दोनों एक एक सेना को लीड करते हुए ड्यूक के दोनों ओर से दाक्सियांग के लेफ्ट और राइट की सिटीज को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पिलर ऑफ स्टेट शांग, आप एक सेना को लीड करते हुए दायू की ओर बढ़ेंगे और स्लॉटर करेंगे। नेशनल मास्टर द्वारा अपनी सेना को रवाना करने और अपने निर्देशों को पूरा करने के बाद ड्यूक वेई मुस्कुराए और बोले, नेशनल मास्टर, अब जब हम सब काम पर लग गए हैं तो आपका क्या कहना है? नेशनल मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं धीरे धीरे आप लोगों के पीछे चलता हूँ और रेबल्स के डिसीजन का इंतजार करता हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी कुछ इंजर्स लगी हैं और मुझे रिकवर होने की जरूरत है। क्या आपकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई है? ड्यूक वेई ने ऊंची आवाज में कहा, तो आपको कुछ समय आराम करने की जरूरत है। क्या लिटिल डिवाइन डॉक्टर आपके पास नहीं है? उसे आपका इलाज करने दीजिए। मेरी वाइफ तो मेरी पीठ पीछे कैपिटल सिटी की फ्लावर एली तक दौड़ गई। मुझे लगा कि उसे विमेंस पसंद हैं और वह वहां के वेश्यालयों में मौज मस्ती के लिए जाती है, लेकिन पता चला कि वह इलाज के लिए लिटिल डिवाइन डॉक्टर से मिलने गई थी। उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया और थोड़ा उत्तेजित भी कर दिया। मुझे लगा कि उसे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी है। नेशनल मास्टर ने सूखी खांसी की और थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, ड्यूक के लिए अपनी आर्मी भेजने का समय आ गया है। दाक्सियांग साउथर्न बॉर्डर की आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है। यह एक कठिन चुनौती है। ड्यूक वेई ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर किन्मू से कहा, लिटिल डिवाइन डॉक्टर, उन्हें इस कठोर चेहरे के लिए कोई नुस्खा दे दो। यह उदास चेहरा तो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा है। हे, इधर उधर मत देखो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। जब मेरी वाइफ इलाज के लिए तुम्हारे यहाँ गई थी तो मैं चुपके से उसके पीछे गया था। मुझे डर था कि वह दूसरी महिलाओं के साथ सो रही है और मैं थोड़ा उत्तेजित भी हो गया था। किन्मू का चेहरा भावहीन हो गया। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया। इटर्नल पीस के नेशनल मास्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, उसे इग्नोर करो। वेई फैमिली के सभी पुरुष ऐसे ही हैं। उनका मुंह इतना बड़ा है कि वे कुछ गायों को निगल सकते हैं। किन्मू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह स्पष्ट था कि नेशनल मास्टर ने भी कष्टों का सामना किया था। ड्यूक वेई ने उनके सामने बहुत बकवास की होगी। नेशनल मास्टर, हम यहीं से विदा लेते हैं। किन्मू मुस्कुराया। नेशनल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अलग क्यों हो रहे हैं? तुम्हें फिर भी मेरे साथ सदर्न बॉर्डर तक आना है। तुम्हारे बिना तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? किन्मू ने अजीबो-गरीब लहजे में कहा, मजाक करना बंद करो इंपीरियल प्रिसेप्टर। अपने शरीर पर लगी चोटों के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा मैं स्कॉलर्स को एक्सपीरियंस के लिए लाया था, लेकिन अब मैंने इन कुछ स्कॉलर्स को खो दिया है, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कहीं वे इस अफरा तफरी में मर न जाएं। आपको मुझे फॉलो करना होगा। नेशनल मास्टर का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे उन स्कॉलर्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उनके नाम क्या हैं? किन्मू सचमुच उसको फॉलो नहीं करना चाहता था। स्पष्ट रूप से नेशनल मास्टर सभी आर्मीज को सदर्न बॉर्डर के रेबल्स पर भारी प्रेशर डालने के लिए कह रहे थे, जिससे सेक्ट्स और फैमिलीज के पास प्रेशर में आकर नेशनल मास्टर को किल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचा था। शाही उपदेशक ने उन्हें 2 चॉइसेस दिए प्रतीत होते थे, लेकिन एक्चुअली में केवल एक ही चॉइस था। यदि वह नेशनल मास्टर को फॉलो करता तो वह भी निश्चित रूप से निशाने पर आ जाता। वह तो केवल 5 एलिमेंट्स रियलम में था। वह इस तरह के लेविथान का ओपोनेंट कैसे हो सकता था? हालांकि अब जबकि नेशनल मास्टर ने अपने वर्ड्स दे दिए थे, वह रिजेक्ट करने में असमर्थ था और केवल चेन वानयुन और बाकी लोगों के नाम ही ले सका। नेशनल मास्टर ने अपना हाथ उठाया और एक फायर क्लाउड आकाश में उठ खड़ा हुआ। आकाश में फायर क्लाउड का रूप बदल गया और उससे चेन वानयुन, यू किंग होंग, युन क्यू और सी युन शियांग के नाम बने।
फिर एक और फायर क्लाउड एरो में ट्रांसफॉर्म हो गया जो किन्मू के लोकेशन की ओर इशारा कर रहा था। कुछ देर बाद चेन वानयुन, सी युनशियांग और बाकी लोग जल्दी से वहां पहुंचे। उन सभी के शरीर पर इंजर्स थीं। यह स्पष्ट था कि उन्होंने भी भयंकर लड़ाइयां लड़ी थीं और मौत से बच निकले थे। ड्रैगन किलिन भी उनके पास ही था, जिसे वुल्फ स्लेव उठाकर लाया था। इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स नेशनल मास्टर से मिलिए। चेन वानयुन और बाकी सभी लोग इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को देखकर चौंक गए और तुरंत उनको ग्रीट किया। उनमें से कुछ लोग बेचैन थे क्योंकि किन्मू ने ड्यूटियन डेविल किंग को बुलाकर एक भयंकर डिजास्टर ला दी थी जिससे अनगिनत लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और उन्हें इंपीरियल एकेडमिशन का सहयोगी माना जाता था। यदि नेशनल मास्टर उन्हें दंडित करना चाहते तो उन्हें भी निश्चित रूप से मृत्युदंड दिया जाता। नेशनल मास्टर ने सब पर एक नजर डाली और जब उनकी नजर ड्रैगन किलिन पर पड़ी तो उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। ड्रैगन किलिन तुरंत उठने के लिए संघर्ष करने लगा और उसने उनको ग्रीट करते हुए कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर बिग ड्रैगन, तुम्हें अभी भी इंजरीज क्यों लगी हैं? हु लिंगर ड्रैगन किलिन के शरीर पर कूद पड़ी और उसके बट पर लगे घाव को देखकर अचंभित होकर पूछा, क्या तुम अपने बट तक पहुंचकर उसे चाट भी नहीं सकते? ड्रैगन किलिन ने धीमी सी फुफकार मारी और उसे इग्नोर कर दिया। किन्मू आगे बढ़ा और ड्रैगन सलेवा की कुछ बोतलें निकालकर उस ड्रैगन किलिन के इंजर्स पर लगाने लगा। ड्रैगन किलिन के बॉडी पर लगी चोट काफी गंभीर थी क्योंकि ड्यूटियन डेविल किंग की निगाह ने उसके शरीर पर मौजूद ड्रैगन स्केल को चीरते हुए उसके बट की मांसपेशियों तक को भेद दिया था। सौभाग्य से इस ड्रैगन किलिन की ड्रैगन स्केल अत्यंत मजबूत थी और ड्यूटियन डेविल किंग की निगाह को रोकने में कामयाब रही, वरना वह निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में कट जाता। किन्मू ने ड्रैगन की लार की कुछ बोतलें निकाली ताकि चेन वानयुन और बाकी लोग अपने बॉडी के इंजर्स को ठीक कर सकें। युनक्यू वानयुन, एक बोतल 10,000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स के बराबर है। हु लिंगर ने नेक इरादे से याद दिलाया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पहले आरण प्रमाण पत्र लिख सकते हैं। मंक युनक्यू का चेहरा पीला पड़ गया और वे बुदबुदाए, बेचारा मंक तो पहले से ही कंगाल है। मैं सचमुच कंगाल हो गया हूँ। इंपीरियल कॉलेज में एकेडमिशन के आने के बाद से बेचारा मंक पूरी तरह कंगाल हो गया है। अगर मुझ पर इतना कर्ज है तो मुझे डर है कि मैं इसे अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। हे सिस्टर फॉक्स, क्या तुम मुझ पर दया करोगी? किन्मू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। लिंगर, मजाक करना बंद करो। मैं इन्हें एक्सपीरियंस के लिए लाया हूँ, इसलिए इंजर्ड होने पर इनका इलाज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वैसे भी मेरी रेपुटेशन एक डिवाइन डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर मरीजों को माता पिता की तरह मानते हैं तो वह उनसे पैसे कैसे ले सकता है? एक्सपीरियंस के बाद अगर वे फिर से इंजर्ड हो जाते हैं तो तुम उनसे पैसे ले सकते हो। अगर तुम अभी पैसे लोगे तो मेरी रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। यूए किंगहोंग ने बैकअप के तौर पर ड्रैगन सलाइवा की एक और बोतल मंगवाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सुनकर उसने अपना विचार छोड़ दिया। उसने मन ही मन सोचा, वह अभी भी बीमारी के इलाज के लिए पैसे लेने की सोच रहा है। अंदर से वह वाकई बहुत ही तुच्छ है। सी युनशियांग भी इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उसने किन्मू से ड्रैगन की लार की एक बोतल मांगी। उसने यूए किंगहोंग को खींचा और दोनों लड़कियां जंगल में भाग गईं, जहां उन्होंने अपने कपड़े उतारे और फिर एक दूसरे की मदद से अपने शरीर पर दवा लगाई ताकि कोई निशान न रह जाए। सी युनशियांग ने यूए किंगहोंग का नाप लिया और प्रशंसा से कहा, बहन का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ। यूए किंगहोंग मुस्कुराई, तुम अभी जवान हो, बड़े होने पर ये भी बड़े हो जाओगे। वैसे भी बड़े होने पर थोड़ा असहज महसूस होता है, खासकर दौड़ते समय। मुझे ट्यूब टॉप पहनने की आदत भी नहीं है। अगर मैं इन्हें लपेट सकूं तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन मुझे कोई अच्छा टेलर नहीं मिल रहा। सी युनशियांग ने एक पल सोचा, मैंने सुना है कि वह एकेडमिशियन एक दर्जी भी थे और उनके बनाए कपड़े काफी अच्छे दिखते हैं। कैसा रहेगा अगर... गाइस, सी युनशियांग अभी चिन्मू की बात कर रही थी। यूए किंगहोंग चौंक कर उछल पड़ी और उसकी काली आंखें चौड़ी होकर ऊपर की ओर देखने लगीं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वह तो पुरुष है। किन्मू ने सबको इकट्ठा किया और गंभीर एक्सप्रेशन से कहा, हमारे ट्रेनिंग का मिशन बदल गया है। मुझे अपने नेशनल मास्टर के साथ सदर्न बॉर्डर तक जाना होगा और एनिमीज के टेरिटरी में गहराई तक प्रवेश करना होगा। नेशनल मास्टर के इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और मुझे उनकी देखभाल के लिए उनके पास रहना होगा। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। चेन वानयुन और बाकी लोगों ने क्रूशल पॉइंट के बारे में सोचा और जान लिया
कि इस पूरी जर्नी में डेफिनेटली रूप से डेंजर होगा, इसलिए वे सभी थोड़े हिचकिचा रहे थे। नेशनल मास्टर ने कहा, मैं इस जर्नी में आप लोगों को कल्टीवेशन के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकता हूँ। पिछली बार मुझे आपके ग्रैंड चांसलर ने इनवाइट किया था और मेरा लेक्चर 2 दिन भी नहीं चला था। इस बार मैं इंपीरियल एकेडमिकियन को सम्मान दे रहा हूँ। इन लोगों की आंखें पल भर में चमक उठीं और यूनक्यू हंसते हुए बोला, बेशक, हमें सदर्न बॉर्डर्स में डीप तक जाना होगा और देखना होगा कि रेबल आर्मी में कोई एक्सपर्ट्स हैं या नहीं। हम इन रेबल्स को अपने इंपीरियल कॉलेज को नीचा दिखाने नहीं दे सकते। बेचारा मंक उन्हें बुद्धिज्म का ज्ञान देगा, उन्हें बुद्धिज्म में परिवर्तित करेगा और अच्छा काम करेगा। किन्मू ने मन ही मन सिर हिलाया। इन लोगों ने अभी भी इस जर्नी के डेंजर्स को अंडर एस्टिमेटेड किया था। यह एक कठिन राह थी और एक ऐसी राह थी जिसे वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी शायद पूरा न कर पाएं। हमारा लाइफ एंड डेथ अब भाग्य के हाथ में है। देखते हैं कि क्या नेशनल मास्टर, गॉड्स के अधीन सर्वोपरि गुरु, अपने नाम के अनुरूप खरे उतरते हैं। नेशनल मास्टर ने हल्के वस्त्र पहने और साउथ की ओर चल दिए। किन्मू ने बाकी लोगों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया और इस दौरान उन्होंने सी युनशियांग से इस बैटल में हुई मुलाकातों के बारे में पूछा और बार-बार अफसोस भरी आहें भरने लगे। सी युनशियांग, चेन वानयुन और बाकी लोगों का भाग्य किन्मू की तुलना में कहीं बेहतर था। उन्हें भी दुतियान डेविल किंग ने हरा दिया था, लेकिन उनका सामना लॉन्ग जियाओनान जैसे असाधारण रूप से स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर से नहीं हुआ था। ड्रैगन किलिन उनसे कुछ ही दूरी पर उतरा और चूंकि यह ड्रैगन किलिन विशालकाय था, वे सीधे ड्रैगन किलिन की ओर दौड़े और जब हेवनली डेविल हॉर्ड नीचे उतरी तो उन्होंने ड्रैगन किलिन को घेर लिया और फाइटिंग शुरू कर दी। इसी बीच इस ड्रैगन किलिन ने भी उमड़ते हुए हेवनली डेविल के समूह से लड़ाई लड़ी थी और उसकी बैटल एबिलिटी अद्भुत थी। सी युनशियांग और बाकी लोग इस विपत्ति से बचने के लिए उसकी पावर पर निर्भर थे। किन्मू अचंभित होकर इस ड्रैगन किलिन को देखने लगा। हु लिंगर ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, यंग मास्टर, यह बड़ा ड्रैगन हमारा ही खा पी रहा है। फिर भी यहाँ तक के सफर में इसने कुछ नहीं किया। अब तो हद ही हो गई है। दूसरों की रक्षा कर रहा है, हमारी नहीं। मुझे लगता है कि इस बड़े ड्रैगन की लार निचोड़ने के अलावा हम इससे और भी बहुत कुछ निचोड़ सकते हैं। किन्मू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने अपना सिर घुमाकर दूर होते जा रहे हेवन वेव सिटी की ओर देखा। अब जब इटर्नल पीस की आर्मी सिटी में एंटर कर चुकी है तो लॉन्ग जियाओनान को आर्मी के हाथों मर जाना चाहिए, है ना? ड्रैगन राइडर सेक्ट का ड्रैगन किंग भी मर चुका होगा। ड्रैगन राइडर सेक्ट के यूनिक स्पेल्स तो अब खत्म हो चुके हैं। ग्रेट माउंटेन सेक्ट भी शायद पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यह भी अफसोस की बात है कि मैं डेविल विथड्रॉ कमांड जैसे मंत्र नहीं सीख पाया। जब ड्यूटियन डेविल किंग को उसने बुलाया तो ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डाओइस्ट दौड़ पड़े और डेविल विथड्रॉ कमांड का उपयोग करके ड्यूटियन डेविल किंग को दुतियान वापस भेजने का प्रयास किया। हालांकि ड्यूटियन डेविल किंग की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर दिया। हालांकि डेविल विथड्रॉ कमांड एक अत्यंत जटिल मंत्र था जिसका उपयोग विशेष रूप से बुलाए गए डेविल से निपटने के लिए किया जाता था। यदि इसे किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता तो वे वास्तव में दुतियान डेविल किंग को वापस खदेड़ सकते थे। यह खेदजनक है कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट के फॉलोअर्स की मृत्यु के साथ यह स्पेल भी लुप्त हो गया। हेवन वेव सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी और सोल्जर्स अभी भी सिटीज की वॉल की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने ढह चुकी इमारतों के मलबे को साफ किया और उसे सिटी से बाहर ले गए। नदी की सतह पर हजारों जहाज और नावें रवाना हुईं और आर्मी की टुकड़ियों को नदी के पार ले गईं। आर्मी हेवन वेव सिटी में नहीं रुकी और साउथ की ओर बढ़ती रही। हेवन वेव सिटी में अभी भी सोल्जर्स मौजूद थे जो रिबेल आर्मी के बचे हुए सैनिकों को पकड़ रहे थे और ड्यूटियन से आए हेवनली डेविल्स के समूह को घेरे हुए थे। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे आम लोग भी मिले जो संयोगवश बच गए थे। सोल्जर्स डाकुओं की पेंटिंग लेकर बचे हुए आम लोगों के बीच से गुजर रहे थे और एक-एक करके उनकी कंपेयर पेंटिंग से कर रहे थे। यह लड़की तो जन्म से ही खूबसूरत है। एक सोल्जर खोई हुई लड़की के पास आया और मन ही मन बोला। लड़की ने डार्क ग्रीन गाउन पहना हुआ था जो उसके पैरों तक लटक रहा था और उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। उसके चेहरे की बनावट सुंदर थी और चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगा हुआ था। उसके लाल होंठ 2 बैंगनी लाल मोतियों जैसे थे और उसकी लंबी सुडौल भौहें बेहद आकर्षक थीं। एक नज़र में ही कोई समझ जाता कि वह हेवन वेव सिटी के किसी बड़े फैमिली की यंग लेडी है। सोल्जर ने 2 बार देखा
और फिर दूसरी तरफ चला गया। लड़की की निगाहें झरने के पानी जैसी कोमल थीं और उसके बाएं कान में एक चमकीला लाल जेड का झुमका लटका हुआ था। अचानक झुमका हिल गया और फैल गया। वह बाली एक छोटा सा लाल सांप था जो उसके कान के छेद से लटका हुआ था। देखने में वह लाल जेड स्टोन से बना हुआ लगता था, लेकिन असल में वह एक जीवित प्राणी था। अगर किन्मू यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से सोल्जर को इस महिला को मार गिराने का आदेश देता। ये और कोई नहीं लॉन्ग ज़ियाओनान थी। किन्मू ने पहले भी लॉन्ग ज़ियाओनान का असली चेहरा देखा था। जब लॉन्ग ज़ियाओनान अपनी त्वचा उतार रही थी तब उसने उसका पूरा शरीर देखा था और त्वचा से बाहर निकली उस वुमन के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अब जब उसने अपना वुमन रूप वापस पा लिया था तो वह ड्रैगन राइडर सेक्ट की उस प्रिटी यंग मास्टर से बिल्कुल अलग दिख रही थी। सोल्जर सिटीज में कॉर्प्सेस को उठाकर गाड़ी पर रख रहे थे और फिर गाड़ी को धकेलकर उन्हें सिटी के बाहर दफनाने ले जा रहे थे। लॉन्ग ज़ियाओनान रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रही थी और बोली, सर, क्या मेरे फादर्स का शव अंदर है? कुछ सोल्जर रुक गए और बोले, लिटिल मेडन, सिटी में बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। हमें नहीं पता कि तुम्हारे फादर कौन हैं। क्या तुम उन्हें गाड़ी पर देख सकती हो? लॉन्ग ज़ियाओनान ने एक नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। एक सोल्जर ने कहा, वह संभवतः सिटी के बाहर बने कब्रिस्तान में है। जनरल यू ने हमें वहां शवों को दफनाने के लिए कुछ बड़े बड़े गड्ढे खोदने का आदेश दिया था। सभी शवों को वहां ले जाया गया है और उन्हें अभी तक ढका नहीं गया है। क्या छोटी लड़की हमारे साथ वहां जाकर देखना चाहेगी? लॉन्ग ज़ियाओनान ने धन्यवाद कहा और उन सैनिकों के साथ सिटी के बाहर स्थित कब्रगाहों की ओर चल पड़ी। वहां दर्जनों गज गहरा एक विशाल गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें हजारों शवों का ढेर लगा हुआ था। लॉन्ग ज़ियाओनान ने अपना सिर उठाया और कब्रों के टीलों में इस विशाल गड्ढे के अलावा दर्जनों ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे देखे। गड्ढे के बगल में सैनिक थे जो गाड़ियों को आगे धकेल रहे थे और शवों को गड्ढे में डाल रहे थे। लॉन्ग ज़ियाओनान ने चारों ओर देखा और अचानक चिल्लाई, फादर, फादर, डॉटर आपसे मिलने आई है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज मुझे जवाब दें। वह कुछ बार चिल्लाई और उन सैनिकों को समझ नहीं आया कि हंसें या रोए। ये विमेन शायद पागल हो गई हैं। इसी क्षण एक विशाल गड्ढे से एक कमजोर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मैं इस समय अपनी त्वचा उतार रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत सीरियसली इंजर्स आई थी। विशाल गड्ढे के पास खड़े सैनिक स्तब्ध रह गए और अचानक एक ऑफिसर चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, सब लोग सावधान हो जाओ। जब लॉन्ग ज़ियाओनान ने यह आवाज सुनी तो उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, श्याओ होंग। उसके बाएं कान पर लटकता हुआ वह नन्हा सा लाल सांप अपने शरीर को फैलाकर कान से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसका आकार अचानक बढ़ गया और पलक झपकते ही वह एक विशालकाय सांप में बदल गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसमें से जहरीली गैस निकली और समाधि स्थलों के आसपास मौजूद सैनिक इधर उधर गिर पड़े। विशालकाय सांप हवा की तरह सरकते हुए एक एक करके सैनिकों को निगल गया। इसी बीच लॉन्ग ज़ियाओनान गड्ढे में उतरी और लाशों को एक तरफ फेंक दिया। अंत में उसने लाशों के बीच दबे ड्रैगन किंग को बाहर निकाला। डॉटर को लगा कि फादर मर गए। लॉन्ग ज़ियाओनान हंस पड़ी। ड्रैगन राइडर सेक्ट के ड्रैगन किंग ने ठंडी आवाज में कहा, डॉटर। लॉन्ग ज़ियाओनान के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। बेटे को लगा था कि फादर की मृत्यु हो गई है। ड्रैगन किंग उठ बैठा। मैंने उस डेविल गॉड को धोखा देने के लिए हाइबरनेशन में जाकर मरने का नाटक किया, इसलिए मुझे एक लाश के रूप में इस कब्र में फेंक दिया गया। मुझे नहीं पता कि रेड ड्रैगन कैसा है। उसने अपने होंठ दबाए और धीमी सी सीटी बजाई। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा मॉन्स्टर, जो देखने में सांप जैसा था पर सांप नहीं, ड्रैगन जैसा था पर ड्रैगन नहीं, जंगल से बाहर निकला। ड्रैगन किंग ने राहत की सांस ली और रेड ड्रैगन के इंजर्स की जांच करते हुए कहा, आरडी ड्रैगन, और मुझे अपनी खाल उतारकर कुछ समय रिट्रीट करना होगा। मेरे अच्छे बेटे, मैं यह समय तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। चलो चलें। लॉन्ग ज़ियाओनान ने विशालकाय सांप को बुलाया और जैसे ही वह आकाश में उठा, उससे डिमोनिक गैस निकली और वह 2 ह्यूमंस और एक ड्रैगन को अपने साथ लेकर तेजी से उड़ गया। हेवन वेव सिटी के सोल्जर्स ने अब जाकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक उनका पीछा करना बहुत देर हो चुकी थी। वह कौन था जिसने ऐसी ट्रबल क्रिएट की जिसके कारण इतनी बड़ी डिफीट हुई? ड्रैगन किंग ने पूछा। ड्रैगन राइडर सेक्ट से हम में से कितने लोग जीवित बचे हैं? सिर्फ हम ही बचे हैं।
लॉन्ग जियाओनान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स को उसे एकेडमिशियन किन कहते सुना है। वही था जिसने डेविल गॉड को बुलाया था और हमारे ड्रैगन राइडर सेक्ट का सफाया किया था। ये बहुत दुख की बात है कि आपका बेटा इनकेपेबल है और आपने उसे भागने दिया। हम पिता और पुत्र अभी भी जीवित हैं, इसलिए ड्रैगन राइडर सेक्ट को पूरी तरह से नष्ट हुआ नहीं माना जा सकता है। ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक हमें पता चल जाएगा कि वह कौन है, तब तक सब कुछ आसान होगा। ऐसी दुश्मनी का हमें बदला लेना ही होगा। हमें उसके 1000 टुकड़े टुकड़े कर देने होंगे। किनमू और बाकी लोग नेशनल मास्टर के पीछे साउथ की ओर गए और कुछ ही समय बाद आर्मी पीछे से तेजी से निकली और उनके आगे बढ़ने पर उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। वे एक स्थिर गति से चलते रहे। किनमू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शाही गुरु से एडवाइस मांगी। नेशनल मास्टर एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मेरे स्टूडेंट के सामने एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं उनसे एडवाइस मांग सकता हूँ? नेशनल मास्टर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने चापलूसी करना किससे सीखा? तुम तो इसमें काफी माहिर हो। किनमू हैरान रह गया। क्या इसे चापलूसी माना जाता है? युए किंग होंग, युन क्यू, चेन वानयुन और बाकी सभी ने बार बार सिर हिलाया। यहाँ तक कि सी युन शियांग भी लगातार सिर हिला रही थी। किनमू ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे एल्डर ने मुझे यह सिखाया था। मेरे एल्डर एक अपाहिज हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन उनके काम रूथलेस होते हैं। इस बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म में स्पिरिट एम्ब्रियो व्यक्ति की वाइटल क्यूआई को पूरी तरह कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन 5 एलिमेंट्स रेल्म थोड़ा कुछ विचार करने के बाद उन्होंने आगे कहा, थोड़ा कमजोर है। 5 एलिमेंट्स रियलम में ग्रेट पावर प्रतीत होती है, फिर भी उसे प्रकट करना कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, 5 एलिमेंट्स रियलम में 5 गॉड्स हैं और प्रत्येक गॉड्स की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन हम 5 एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर की पावर को कैसे अनलीश कर सकते हैं? इस सवाल ने चेन वानयुन और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भी पहले किनमू के सवाल पर विचार किया था, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। 5 एलिमेंट रियलम वास्तव में स्पिरिट एम्ब्रियो रियलम की तुलना में थोड़ा वीक था। उनकी कल्टीवेशन में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन बस इतना ही, उसमें कोई क्वालिटेटिव छलांग नहीं लगी थी। नेशनल मास्टर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम लोगों ने 5 एलिमेंट्स का सीक्रेट नहीं खोजा, या यूं कहूं कि इंपीरियल कॉलेज ने तुम लोगों को इसके बारे में नहीं सिखाया। किनमू ने अपना सिर हिलाया। चेन वानयुन और बाकी सबने भी अपना सिर हिलाया। इस जनरेशन के डायरेक्टोरेट्स केपेबल नहीं हैं। नेशनल मास्टर ने खेदपूर्वक आह भरी। अब तो ये सिखाते भी नहीं। लगता है मौजूदा डायरेक्टोरेट सबसे घटिया हैं। 5 एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर 5 फेजेस डिवाइन ट्रेजर है। इसके भीतर छिपी 5 अवस्थाएं आकाश में विराजमान 5 एलिमेंट स्टार सॉवरेन से मेल खाती हैं। ये 5 गॉड्स सॉवरेन किंग लेवल के गॉड्स हैं, कोई साधारण गॉड्स नहीं। जब आप लोग अपनी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं तो क्या आपको कोई असामान्यता महसूस होती है? स्काई से आपके बॉडी में एक अननोन एनर्जी का प्रवेश, जो 5 एलिमेंट्स स्टार सोवेरेंस के साथ रेजोनेटिंग होती है। सभी ने बार बार सिर हिलाया। नेशनल मास्टर ने कहा, यह 5 एलिमेंट्स की पावर है। गोल्ड एलिमेंट गोल्ड से, फायर एलिमेंट आग से, वाटर एलिमेंट जल से, वुड लकड़ी से और अर्थ एलिमेंट पृथ्वी से संबंधित है। इन 5 प्रकार की एनर्जी को सक्रिय करने से आप 5 एलिमेंट्स की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या 5 एलिमेंट स्टार सॉवरेंस अपने स्टार पैलेस में लौट आए हैं? सभी ने एक बार फिर सिर हिलाया। नेशनल मास्टर ने आह भरी। इंपीरियल कॉलेज जो सिखाता है वह बहुत सुपरफिशियल है। अब डायरेक्टोरेट्स क्या सिखाते हैं? वे तो कुछ भी गहन नहीं सिखाते। 5 एलिमेंट्स स्टार सॉवरेन का स्टार पैलेस में एंटर करना इस बात का प्रतीक है कि आपने 5 एलिमेंट्स की पावर्स पर मास्टरी हासिल कर ली है, जो 5 अवस्थाओं की शक्ति भी है। जब तक 5 तत्वों की शक्ति आपकी वाइटल च्युआई में समाहित हो जाती है, आपकी वाइटल ची में 5 और प्रकार के गुण जुड़ जाते हैं। नेशनल मास्टर ने अपनी हथेली उठाई और उसके सामने एक सुनहरी ढाल प्रकट हुई। गोल्ड वर्ड। स्वर्ण ढाल के गायब होने के बाद आसपास की वनस्पति तेजी से बढ़ने लगी। नेशनल मास्टर ने कहा, पानी। फिर विशाल लहरें तेजी से आगे बढ़ीं और उन सभी को ऊपर उठा लिया, जिससे वे लहरों पर कदम रखते हुए हवा में तैरने लगे। आग। आग के बादल आकाश में उठे
और किन्मू और बाकी लोगों को ऊपर ले गए, जिससे वे आग के बादलों पर सवार होकर आगे बढ़ सके। अर्थ, जमीन में हलचल मच गई और अनगिनत कीचड़ और चट्टानें आसमान में उड़कर पृथ्वी का एक विशाल गोला बन गई। नेशनल मास्टर ने इन पांचों प्रकार की एनर्जी को विलीन कर दिया और सभी शांतिपूर्वक जमीन पर वापस आ गए। नेशनल मास्टर ने कहा, 5 तत्वों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली शक्ति स्पिरिट एम्ब्रियो द्वारा कंट्रोल की जाने वाली शक्ति से भिन्न है। यह 4 प्रकार की वाइटल क्यूआई एनर्जी से भी भिन्न है, जो हैं ग्रीन ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टॉर्से और व्हाइट टाइगर। इन 4 प्रकार की वाइटल क्यूआई एनर्जीज को केवल लकड़ी, अग्नि, जल, गोल्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रत्येक प्रकार की प्राणिक ऊर्जा में 5 अवस्थाएं अंतर्निहित हैं। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आप हेवनली बुक सुन रहे हो? क्या आप समझते नहीं हैं? नेशनल मास्टर अचंभित होकर सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारे बैच के छात्र बहुत ही मूर्ख हैं, अब तक का सबसे घटिया बैच जिसे मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो एपिसोड यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।